मेरा नाम सुरैया है। मेरी उम्र 40 साल है। मेरे अब्बा का अपना कारोबार था और अम्मा घरेलू खातून थी। मेरे अब्बा बहुत सख्त मिजाज के थे। उनकी मर्जी के खिलाफ घर से एक भी चीज इधर से उधर नहीं हो सकती थी। अब्बा ने ना सिर्फ अम्मा के साथ बल्कि अपने बच्चों के साथ भी हमेशा सख्त रवैया ही रखा। अम्मा तो बीवी थी, जैसे तैसे करके जिंदगी गुजार ली। मेरा एक ही भाई था जो मुझसे बड़ा था। पहली औलाद थी, तभी अब्बा ने भाई के ऊपर बेतहाशा सख्तियां की, उन पर बेतहाशा पाबंदियां लगाई। बाकी लड़कों की तरह भाई को अपने दोस्तों यारों से मिलने की इजाजत नहीं थी, कहीं बाहर आने जाने की भी इजाजत नहीं थी। वो सिर्फ अपने काम से बाहर जाते थे और अपने काम से वापस आ जाते, और अगर कभी देर हो जाती तो अब्बा उनकी उम्र का भी ख्याल किए बगैर उन पर हाथ उठा देते थे। अब्बा की सख्ती ने भाई को बागी कर दिया था। वो हर चीज से चिढ़ खाता था जो खास कर अब्बा की तरफ से मिलती थी, चाहे फिर वो कोई काम हो या कोई जिम्मेदारी। भाई हर वक्त गुस्से में रहता। अम्मा कई बार उन्हें समझाती थी, मगर उनकी एक ही जिद थी कि उनको अब्बा के साथ नहीं रहना। अम्मा भाई की बात पर गुस्सा होती और कहती कि वो बाप है तुम्हारा, ऐसे कैसे अलग हो सकते हो। लेकिन भाई अब्बा का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते थे। भाई ने अपनी तालीम हासिल करने के लिए अब्बा से शहर से बाहर जाने की इजाजत मांगी, मगर अब्बा का कहना था कि यहाँ पर रह के भी तालीम हासिल की जा सकती है, जरूरी नहीं है कि घर से बाहर जाया जाए। भाई को इस बात पे भी बेहद गुस्सा था कि अब क्या अपनी मर्जी से हम सांस भी नहीं ले सकते। अब्बा की बेजा पाबंदियों ने भाई को हम सबसे दूर कर दिया था। भाई किसी से आराम से बात ना करता, हर वक्त चिढ़ कर बोलता और हर वक्त गुस्से में रहता। अम्मा भाई का रवैया देखकर परेशान रहती। इकलौता भाई था, इसीलिए अम्मा को भी ज्यादा तकलीफ होती। अम्मा ने अब्बा से बात करने का फैसला किया कि भाई को शहर से बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया जाए। अम्मा ने अब्बा से बात की, मगर अब्बा ना माने। अम्मा ने वजह जाननी चाहिए तो अब्बा ने बोला कि हालात ठीक नहीं है, बच्चा हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अब्बा ये नहीं जानता था कि अब्बा की सख्तियों की वजह से उनका बेटा उनके हाथ से निकल चुका था। बेजा सख्ती और बेजा पाबंदियां भी बच्चे को बागी कर देती थी। बयाना रवि बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। अम्मा अब्बा के साथ रहते बहुत डांट भी खाई, मगर जैसे तैसे अम्मा ने अब्बा को राजी कर ही लिया। लेकिन अब्बा की एक शर्त थी कि हर हफ्ते भाई घर आया करेगा। सब खाने पर बैठे हुए थे जब अम्मा ने भाई से पूछा कि तुम्हारे बैग में क्या क्या चीजें पैक करनी है ताकि तुम हॉस्टल के लिए निकल सको। भाई तो हैरान था कि ये मौजज़ा कैसे हो गया। भाई ने अम्मा की तरफ देखा, लेकिन अम्मा की अगली बात सुनकर हम सब की जान निकल गई। जब अम्मा ने बोला कि तुम्हारे अब्बा की एक शर्त है, अम्मा के चेहरे से ही परेशानी आया थी। भाई ने अचंभे से अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा रोने लगी, मगर अब्बा अपने खाने में मसरूफ रहे। उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था अम्मा के रोने पर। भाई ने गुस्से से अब्बा की तरफ देखा जो आराम से खाना खा रहे थे, जैसे वहां बस वो अकेले ही बैठे हों, उनके अलावा और कोई मौजूद ना हो। भाई ने अम्मा से पूछा कि शर्त क्या है। तभी अम्मा ने बोला कि तुम्हारी बाहर पढ़ाई के लिए मुझे तुम्हारे अब्बा से तलाक लेनी होगी, और भाई अब्बा के साथ रहेंगे और मैं अम्मा के साथ। अम्मा की बात ने तो हमारे पैरों तले से जमीन खींच ली थी। भाई को अब अब्बा अपने दुश्मन लगने लगे थे। भाई ने शहर पढ़ने से इनकार कर दिया, मगर एक बात जो दो टोक अब्बा को कह दी कि वो उनकी औलाद नहीं है। अब्बा इस बात से आग बगोला हो गए और अम्मा को बोले कि ये सब तुम्हारा किया हुआ है, तुमने ही इसको सर पर चढ़ाया है, इसीलिए वो इतनी बदतमीजी कर रहा है। मैं हैरान थी कि क्या औरत को किसी सूरत सुकून नहीं है, ना बेटी बनकर ना बीवी बनकर। अम्मा एक बीवी बनकर बगैर गलती के इतना कुछ सुनती थी, और मैं एक बेटी बनकर इतना कुछ बर्दाश्त कर रही थी। मुझे थोड़ी सी भी इजाजत नहीं थी कि मैं अपनी आगे पढ़ाई जारी रख सकूं। इसीलिए अब्बा ने मैट्रिक के बाद मुझे स्कूल से हटवा लिया था। अब्बा का कहना था कि बेटियों का बाहर जाना ठीक नहीं। अम्मा अक्सर तंजिया हंसी हंसती थी कि बेटों का भी बाहर जाना ठीक नहीं और बेटियों का भी बाहर जाना ठीक नहीं, तो फिर किसका बाहर जाना ठीक है। भाई ने शहर में ही दाखिला ले लिया था। अब्बा ने खास तौर पर भाई से पूछा कि क्या बॉयज कॉलेज में भाई ने दाखिला लिया है, जिस पर भाई नजरें चुराने लगे और बोले कि जी। लेकिन मैं हैरान थी कि भाई का रंग क्यों उड़ा हुआ है। भाई अब रोज कॉलेज जाते। एक रोज भाई कॉलेज से वापस आए तो अब्बा बेहद गुस्से में थे। अम्मा ने कई बार पूछा कि हुआ क्या है, लेकिन अब्बा ने एक ही बात कही कि वो बस भाई से बात करेंगे।
मैं और अम्मा काफी घबराई हुई थी। शाम के वक्त जब भाई घर आए तो अब्बा को देखकर एक बार अपनी जगह पर सहम गए, लेकिन फिर हिम्मत करते आगे बढ़े और सलाम करते अपने कमरे में जाने लगे थे कि अब्बा की धाड़ पर वापस उन्हीं कदमों से मुड़े और डरते डरते अब्बा के पास आए। अब्बा अपनी जगह से खड़े हुए और भाई से पूछा कि कौन से बॉयज कॉलेज में तुमने दाखिला लिया है। भाई जो सुकून से खड़े थे एकदम हैरत से अब्बा को देखने लगे। मैं और अम्मा एक दूसरे का चेहरा हैरानी से देखने लगी कि आखिर माजरा क्या है। अब्बा ने भाई से फिर पूछा कि कौन से बॉयज कॉलेज में दाखिला लिया है। भाई की आवाज कांप रही थी। कांपते हुए भाई ने अब्बा को कॉलेज का नाम बताया, लेकिन अब्बा के अगले अमल पर हम सब दंग रह गए जब अब्बा ने भाई के चेहरे पर एक थप्पड़ रसीद किया। हम तो हैरानगी से मुंह पर हाथ रखे अब्बा को देख रहे थे। अब्बा ने भाई के एक और थप्पड़ लगाया और बोले कि झूठ बोल रहे हो हमारे साथ, तुम बॉयज कॉलेज नहीं बल्कि को कॉलेज में गए हो। अम्मा तो अब्बा की बात सुनती आंखें फाड़े भाई की तरफ देख रही थी। अम्मा आगे बढ़ी और भाई से पूछा कि क्या ये सच है। भाई की भी शायद बस हो गई थी, इसीलिए चीख कर बोला कि हाँ ये सच है, कि उसको सुकून से जी क्यों नहीं लेने देते। पैदा करने का मतलब ये नहीं है कि अब हमारी सांसें भी आप लोगों के मुताबिक चले। हमें अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए जो कम से कम आप लोगों के होते हुए नहीं मिल सकता। हम आपकी औलाद जरूर है मगर गुलाम नहीं है। आप लोगों ने जितनी पाबंदियां हम लोगों पर लगा रखी हैं उसमें सांस लेना भी मुश्किल लगता है। मुझे इस घर में घुटन महसूस होती है। मेरा दिल करता है मैं इस घर से कहीं चला जाऊं। भाई इतना बोलता हुआ अपने कमरे में चला गया। मैं कोने में दुबक के खड़ी रो रही थी। अम्मा के भी खामोश आंसू बह रहे थे। लेकिन अगर कोई था जिसको फर्क भी नहीं पड़ा था तो वो अब्बा थे। अब्बा भाई की बात का असर लेने के बजाय उल्टा अम्मा को गुस्सा होने लगे कि ये तरबियत की है तुमने, ये है तुम्हारी तरबियत जो आज हमारे आगे जवाब दे रहा है। अम्मा ने अब्बा को दुख से देखा कि किया धरा सब आपका और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। लेकिन अम्मा सिर्फ ये सोच सकती थी, कहने की हिम्मत कहाँ बाकी थी, और ना ही इतनी जसारत थी कि अम्मा अब्बा से कुछ कह सकती हो। भाई की एक बात बिल्कुल हकीकत थी, इस घर में भी इतनी पाबंदी के बीच घुटन महसूस होती थी। कई साल गुजर जाने के बाद भी अब्बा की आदतें ना बदली। भाई की तालीम मुकम्मल हुई तो वो अपनी पसंद की नौकरी करना चाहते थे, मगर यहाँ भी अब्बा की जिद थी कि भाई उनके साथ उनका कारोबार संभाले। लेकिन इस बार भाई ने साफ इनकार कर दिया और बोले कि अगर आप मुझे घर से भी निकाल देंगे तब भी मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। घर में हर तरफ लड़ाई झगड़े का माहौल रहता, हर इंसान ही खींचा खींचा रहता था, जैसे कोई किसी से राजी ही नहीं था। चार लोग भी एक दूसरे से बात करके भी राजी नहीं थे। अब्बा ने बहुत जिद की कि वो भाई को अपने साथ कारोबार में लगा सकते हैं, मगर भाई ने भी अपनी जिद पूरी की और एक नौकरी करने लगे। तनख्वाह इतनी अच्छी ना थी मगर भाई खुश थे और हमारे लिए यही काफी था। अब भाई का रवैया हम दोनों माँ बेटी से कुछ ठीक होने लगा था। वो हमारे लिए आते वक्त अक्सर औकात ढेर सारी चीजें लेकर आते थे, और अगर कभी अम्मा कह देती कि अपने अब्बा के लिए भी कुछ ले आया करो तो भाई का मुंह तक कड़वा हो जाता और वो कहते कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि अब मैं हर एक के ऊपर लगाता फिरूं। अब्बा ने भाई के दिल में जो अपने लिए नफरत का बीज बोया था उसकी जड़ें ना जाने कहां कहां तक फैल चुकी थी। भाई तो अब्बा का नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे। उनका बस चलता तो अब्बा को इस घर में भी ना रखते। भाई को अपने ऑफिस में एक लड़की पसंद आ गई। भाई ने जब अम्मा से बात की तो अम्मा नए सिरे से परेशान होने लगी। मैं भी खौफजदा होने लगी कि घर में फिर से लड़ाई झगड़े शुरू होंगे, अब्बा और भाई के दरमियान चीखों पुकार होगी और उसके बाद फिर सब अपने अपने कामों में अपने अपने ध्यान में लग जाएंगे। मैंने भाई से रोते हुए कहा कि भाई जहां अब्बा कहते हैं वहां शादी कर लो, नहीं तो हमारी जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाएगी। अम्मा ने भी भाई के आगे हाथ जोड़ दिए। थक हार के भाई को हमारी ही माननी पड़ी, लेकिन भाई को मनाना इतना आसान नहीं था। अम्मा ने भाई से बोला कि वो तुम्हारी बीवी होगी, तुम जैसे चाहे रखना, ये तुम्हारी अपनी मर्जी होगी, क्योंकि इस सब में तुम्हारे बाप का कोई लेना देना नहीं होगा। अम्मा ने तो भाई को शायद मनाने के लिए ऐसा कहा था, मगर ना जाने भाई अपने दिमाग में क्या क्या सोचे बैठे थे। लड़की अब्बा के दोस्त की बेटी थी, निहायत खूबसूरत, लंबे घने बाल और नैन नक्श भी बहुत प्यारे थे। ऐसा नहीं था कि भाई को लड़की पसंद नहीं आई थी, लड़की बेहद खूबसूरत थी इसीलिए भाई को भी पसंद आई।
मगर जब नफरत दिलों में पैदा हो जाए तो इंसान अंधा हो जाता है। भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ। भाई ने भाभी से शादी जरूर की, मगर शायद अब्बा से बदला लेने के लिए। घर में हर तरफ शादियों की तैयारियां उरूज पर थी। मैं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी क्योंकि मेरे इकलौते भाई की शादी थी। शादी के दौरान ही अब्बा ने मेरी बात भी अपने एक दोस्त के बेटे से तय कर दी। जिस दिन भाई की मंगनी थी उस रोज अब्बा ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं डरते हुए अब्बा के पास गई क्योंकि मैं हमेशा अब्बा से बात करने में घबराती थी। अब्बा ने तो जैसे मेरे सर पर सातों आसमान गिरा दिए थे। जब अब्बा ने कहा कि मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है और वो जहेज के नाम पर कुछ नहीं लेंगे। अब्बा क्या बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा तो दिमाग अभी भी अब्बा की एक ही बात पर अटका हुआ था कि उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। मैं तो हैरान थी कि अब्बा इतनी जल्दी मेरा रिश्ता कैसे तय कर सकते हैं। क्या उनको इतना भी एहसास नहीं है कि मैं अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं हूँ? मगर मैं कुछ नहीं कह सकती थी। अब्बा के कहने पर मैं वापस फंक्शन में आ गई। अम्मा ने मुझसे पूछा कि आखिर हुआ क्या है, मगर मैं उनको क्या बताती। रात के वक्त जब अब्बा और अम्मा घर गए तो अब्बा ने अम्मा को बता दिया कि वो मेरा रिश्ता तय कर आए हैं। मैं अम्मा के सीने से लगी सारी रात रोती रही। अम्मा ने मुझे हौसला दिया। जब ये बात भाई को पता चली तो वो गुस्सा होने लगा, मगर अम्मा ने भाई को सख्ती से मना कर दिया कि वो कुछ नहीं कहेगा। अगले रोज बारात थी। भाभी बेहद प्यारी लग रही थी। निकाह हुआ तो भाभी को रुखसत करवाकर घर ले आया गया। भाई शादी की रात ही भाभी को मारने पीटने लगा और बोला कि ये औरत बदकिरदार है। हम तो दंग थे। अब्बा का गुस्से से बुरा हाल था। अम्मा भी रो रही थी। हम जिस वक्त सुबह उठे तो भाई की बात पर दंग रह गए जब भाई ने बताया कि सुबह होते ही भाभी घर से भाग गई। भाई ने भाभी का सारा सामान घर के तहखाने में फेंक दिया, लेकिन हमें तहखाने में जाने की इजाजत ना थी। भाई ने तहखाने का ताला लगाया और चाबियां अपने पास रख ली। अब भाई अब्बा को हर बात पर उनकी पसंद का ताना देते। एक रोज मैं पानी पीने की गर्ज से किचन में गई। वापसी पर मुझे बहुत हैरत हुई जब भाई सबसे छुपते छुपाते न जाने कहाँ जा रहे थे। मैं भी तजस्सुस के मारे भाई के साथ चल पड़ी, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब भाई को मैंने तहखाने में जाते देखा। और जब भाई वापस आते तो रो रहे होते। मुझे लगा कि वो भाभी को याद करते हैं। मुझे अब्बा और भाभी पर गुस्सा आने लगा कि आखिर क्यों वो ऐसे करके गई। 1 साल के बाद मेरी शादी तय की गई थी। साल पर लगा कर उड़ गया। अम्मा भाई को कहती कि अब तो साल हो गया है, तुम दूसरी शादी कर लो। मगर भाई एक ही बात कहते कि मुझे शादी नहीं करनी। अब तो अब्बा ने भी इजाजत दे दी थी कि जहां दिल चाहे शादी कर सकते हो, लेकिन भाई के दिल में अब्बा के लिए अभी भी कोई नरमी नहीं थी। भाई ने तो जैसे अपनी आंखें कान बंद कर रखे थे। कुछ वक्त बाद मेरी भी शादी हो गई। जब मैके आई तो रात के वक्त मैं भूख की शिद्दत से कुछ खाने के लिए जैसे ही किचन में गई तो मुझे तहखाने से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। पहले मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, मगर जब बच्चे के रोने की आवाज बुलंद होने लगी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने तहखाने की चाबियां हर तरफ तलाश की, मगर मुझे तहखाने की चाबियां ना मिली। बच्चे के रोने की आवाज अब बुलंद होती जा रही थी। मैं ताला तोड़कर अंदर चली गई तो रूह कांप गई, क्योंकि वहां तो एक नामौलूद बच्चा तौलिए में लिपटा रो रहा था। मेरी तो आंखें अपनी जगह साकत थी। तहखाना बिल्कुल बदल चुका था। वो कोई अलग ही घर लग रहा था। चूंकि तहखाना काफी बड़ा था, इसीलिए भाभी का सारा सामान उस जगह पर अच्छे से सेट किया हुआ था। अभी मैं आगे बढ़ती कि एकदम भाई की आवाज पर दुबक कर रह गई। भाई जो बिल्कुल मेरे पीछे खड़े थे मुझे गुस्से से घूर रहे थे। मैंने भाई को दुख से देखा और बोली कि आप में और अब्बा में क्या फर्क रह गया भाई? तो मेरी बात पर किसी भी तासुरात के बगैर मुझे देखते जा रहे थे। इतनी देर में उस बच्चे के पास एक औरत आई। चेहरा मोड़ने पर उस औरत को देखकर मेरी तो आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं, मेरी भाभी थी। मैंने बेयकीनी से भाई की तरफ देखा और बोली कि ये सब क्या है? मेरे भाई ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे तहखाने में ले गए और तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया। भाभी तो मुझे देखकर हैरान रह गई थी और एकदम डर के मारे अपनी जगह से खड़ी हो गई, लेकिन भाई को मेरे साथ देखकर वो कुछ नॉर्मल हुई।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या पहेली है जो सुलझने का नाम तक नहीं ले रही थी। भाई ने मुझे बैठने का इशारा किया तो भाभी जल्दी से मेरे लिए जूस बना कर ले आई। मैंने भाई से पूछा कि आखिर हुआ क्या था, ऐसे क्यों किया। भाभी पर इल्जाम लगाना और फिर मार पीट कर उन्हें घर से निकालने का क्या मकसद था। मेरी बात पर भाभी मुस्कुराने लगी और भाई ने लंबा सांस लेकर मुझे बताना शुरू किया। मेरी तो हैरत से आंखें खुल गई जब भाई ने बताया कि शादी की पहली रात उन्होंने भाभी पर हाथ जरूर उठाया था और उन पर इल्जाम भी लगाया था, मगर उनको घर से नहीं निकाला था बल्कि उनको तहखाने में बंद कर दिया था। लेकिन 2 दिन बाद ही भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उन्होंने भाभी को तहखाने में ही सारा सामान रख दिया। भाभी ने भाई से 2 महीने तक बात ना की। भाई को अब बेचैनी होने लगी कि आखिर भाभी भाई से बात क्यों नहीं करती। भाभी भाई से सख्त नाराज थी। एक रोज भाई ने भाभी से बात करने का फैसला किया। भाई ने भाभी से बात की कि वो क्या चाहती हैं, कैसे उनकी नाराजगी खत्म होगी। लेकिन भाभी के मुतालबे पर तो जैसे भाई की जान निकल गई जब भाभी ने बोला कि उनको भाई से तलाक चाहिए। लेकिन भाई ऐसा नहीं करना चाहते थे। तभी भाभी को कह दिया कि और जो कहोगी करूंगा, मगर तलाक नहीं दे सकता। एक रात भाभी की तबीयत बहुत खराब हुई तो भाई ने भाभी को रात के वक्त सबसे छुपते छुपाते डॉक्टर के पास दिखाया तो पता चला कि भाभी हामला है। अब तो तलाक का जवाज ही पैदा नहीं होता था, लेकिन भाभी की हालत बहुत नाजुक थी। तभी भाई ने भाभी को सब बताने का फैसला किया ताकि वो तलाक का भूत अपने सर से उतार दे। भाई ने भाभी को सारी बात बता दी। भाभी बहुत नरम दिल की मालिकन थी। भाई को फराख दिली से माफ कर दिया। अल्लाह ने भाई को बड़ा प्यारा सा बेटा दिया था। मुझे तो इस बात की खुशी थी कि मैं फुफ्फो बन चुकी थी, लेकिन भाई ने खुद से वादा किया था कि जब तक अब्बा को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा वो तब तक भाभी का राज राज ही रखेंगे। भाई ने मुझसे भी वादा लिया कि मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे भी भाई का फैसला बिल्कुल ठीक लगा था। मैं अपने ससुराल वापस चली गई। मेरा शौहर मेरे साथ बहुत प्यार करता था, मुझे पलकों पर बिठा कर रखता था। वो पाबंदियां या वो सख्तियां मैंने अपने मैके में गुजारी थीं, अब वो सब खत्म हो चुकी थीं। उनकी जगह खुशियों ने मेरे घर का दरवाजा खटखटा दिया था। अब तो मुझे अब्बा तक की परवाह ना होती थी। एक रोज मैं अपने शौहर के साथ सैरो तफरी के लिए जा रही थी जब एक जगह बहुत सा हजूम देखा। मैं और मेरा शौहर एकदम घबरा से गए। मेरे शौहर मुझे आगे लेकर जाने लगे थे कि मुझे लगा कि जैसे मैं अपना दिल उसी जगह पर छोड़कर जा रही हूँ। मैंने अपने शौहर से बोला कि एक बार इस जगह पर देख लें कौन है, मगर मेरे शौहर ने कहा कि मैं परेशान ना हूं। गाड़ी आगे चला दी। अभी मैं घर अभी मैं घर पहुंची ही थी। मेरा दिल बहुत बेचैन था। हम लोगों को बैठे अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अम्मा का फोन आने लगा। मैंने जैसे ही फोन उठाया मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरे हाथ से फोन छूटकर जमीन बोस हो गया। मेरा शौहर जो मुझे ही देख रहा था उसने मेरा फोन उठाया और कान को लगाया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे तो कोई होश नहीं रही थी। मेरे शौहर ने मुझे झंझोड़ दिया मगर मुझे किसी चीज की होश नहीं थी। मैं एक नुक्ते पर नजर टकाए अपनी जगह खड़ी रही। कौन मुझे अपने साथ लेकर गया, किसने मुझे गाड़ी में बिठाया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक जगह जाकर गाड़ी रुकी तो झटका लगने से मैंने चौंक कर अपने शौहर की तरफ देखा, जिसने मुझे गाड़ी से उतरने का इशारा किया। मैंने अपनी दूसरी जानिब देखा तो मेरे घर के आगे टेंट लगे हुए थे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने अपने शौहर का बाजू जोर से पकड़ा, जिसके सहारे चलते हुए मैं घर के अंदर गई। सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जहां एक चारपाई पड़ी हुई थी और उस पर कोई वजूद था। चारपाई के पास बैठे अम्मा जारो कतार रो रही थी। भाभी भी पास बैठी रो रही थी। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई कि शायद मुझे अपना मुहाफिज नजर आ जाए, मगर वहां कोई मौजूद नहीं था। अभी कुछ रोज पहले ही तो मैं हंसता खेलता सबको छोड़कर गई थी। ये क्या हो गया था। मैं चलती हुई अम्मा के पास गई और उनके सीने से लगी फूट फूट कर रोने लगी। मेरी भाभी को वहां बैठे देखकर मैं हैरान थी, क्योंकि वो इसी घर में मौजूद हैं ये राज सिर्फ मैं और भाई जानते थे। मैंने जैसे ही चारपाई से कपड़ा हटाया तो मैं तो चेहरा भी न देख सकी। चेहरे का बहुत बुरा हाल हुआ था। मुझे चेहरे से खौफ महसूस होने लगा था। मैं अम्मा के सीने में मुंह छुपाए चीखें मार मार कर रो रही थी। अम्मा ने मुझे हौसला दिया और बोली कि अपने अब्बा को एक आखिरी दफा देख लो, आज वो चले गए हैं, अपनी पाबंदियां, अपने असूल और अपनी सख्तियां साथ लेकर।
अब तुम लोगों पर कोई सख्तियां नहीं करेगा, कोई पाबंदियां नहीं लगाएगा और ना ही कोई असूल आयद करेगा। अम्मा की बातें मुझे दिल बर्दाश्त कर रही थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। अम्मा ने बताया कि अब्बा सब्जी लेने बाहर गए थे कि वहां पर उनका एक्सीडेंट हुआ और मौके पर इंतकाल कर गए। जनाजा उठाया तो भाई की आंखें भी भरी हुई थी। आखिर को औलाद थे। बाबा की तदफीन के बाद घर से मेहमान जाना शुरू हुए तो अम्मा ने भाई को बुलाया और भाभी का सारा वाकया उसकी मुंह जुबानी सुना। शौहर का जो मकाम अल्लाह ने रखा है, उसके बाद बीवी चाहे शौहर की गुलाम बनकर रहे या उसकी मलिका, बीवी हर हाल में खुद को अपने शौहर के काबिल बना लेती है। अम्मा भी अब्बा के गम में नढाल होने लगी थी। भाई ने बहुत समझाया मगर अम्मा एक ही बात कहती थी कि कल को जब तुम लोग अपने घर गृहस्थी संभाल लोगे तो मेरा सहारा कौन होगा। अम्मा की बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त थी। औलाद को माँ बाप के ताने सख्तियां बहुत बुरी लगती हैं, मगर असल में वो ही कड़कती धूप में घनी छाँव होते हैं।